दर्द बुढ़ापे का। रमेश अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे और उसमें अपने कुछ कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोला, कितने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्धा आश्रम में रहते थे। दुखी मन से उसे बताया कि अब वो भी वृद्धा आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उसका दोस्त सतीश दंग रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। रमेश ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान आ गया हूँ और कुछ घंटों में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और बिस्कुट का आनंद ले रहे थे। दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज़ रोज़ के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा क्यों न वृद्ध आश्रम ही चला जाऊं। और वृद्ध आश्रम के लिए निकल गए और कुछ ही घंटों में वृद्ध आश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र बन गए। रमेश सबके साथ अच्छी तरह घुल मिल गए और सबका हाल चाल पूछते और रोज़ सुबह सैर पर जाते, एक्सरसाइज करते। धीरे धीरे रमेश को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उसे वृद्ध आश्रम बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज़ रोज़ के कलेश से रमेश का हृदय छलनी हो गया था। रमेश अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, लेकिन बेटे बहू ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन रमेश वृद्ध आश्रम के आंगन में टहल रहे थे। तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस गाड़ी की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर से कोई आश्रम में आया है जिसने न जाने कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला पोसा और पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। आज फिर से कोई आंखों में आंसू लिए इस आंगन में प्रवेश करेगा। गाड़ी से एक लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में गाड़ी से करीब 30-35 वर्ष की एक महिला भी उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उससे बाद में उनसे कुछ बातें करने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। रमेश की तरफ देखते ही उसने अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपा लिया और फिर बिना कुछ कहे वह महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी रमेश के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता चकनाचूर हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। रमेश बार बार इस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह महिला कौन है। अक्सर रमेश देखते कि वह महिला अपने पल्लू से अपना चेहरा छुपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी
तो रमेश इस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सर से पल्लू उतर गया। उस महिला का चेहरा देखते ही रमेश के पैरों तले की जमीन खिसक गई। न जाने कितने सवालों ने उसके दिमाग को घेर लिया। उस समय उसका एक मित्र उसके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद है, लेकिन तुम नहीं थे। मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर निकल आया था। बस मैं आ ही रहा था। रमेश अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए चला गया और खाना खाने के बाद रमेश नर्सरी में उमा देवी को ही ढूंढ रहे थे। वो उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? रमेश इधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 दिन पहले जो महिला वृद्ध आश्रम में आई थी, आज वह खाना खाने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि वह माताजी आज बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। दुखी भी क्यों न हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी न करे। वह बार बार अपने घर को याद कर रही है। सुबह से अपने कमरे में बैठी रोए जा रही है, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया है। यह बात सुनकर रमेश का मन परेशान हो गया। वो जानना चाहते थे कि आखिर उमा देवी के साथ क्या हुआ है। इसलिए रमेश थोड़ी देर बाद बागवानी विभाग में उमा देवी के पास गए। रमेश जी को अपने सामने खड़ा देखकर उमा देवी थोड़ा परेशान हो गई। तभी रमेश ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में यहाँ कैसे पहुँची? उमा देवी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर रमेश और भी अधिक परेशान हो गए। उसका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बुजुर्गों का कोई आत्मसम्मान नहीं है? अपने ही विचारों में रमेश वृद्धा आश्रम के आंगन में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर पेड़ से किनारे से टकराया और वह गिरते गिरते संभल गए। तभी पास से गुजर रहे वृद्धा आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी, आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर कहीं लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। रमेश कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए रमेश आंगन में रखे बेंच पर जाकर बैठ गया और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे। जब वह बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई थी। बेटे की बहू ने उसकी चोट को देखकर भी अनदेखा किया और अपने काम में लगी रही। और उसका बेटा रोहन चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? जब देखो चोट लगवा कर बैठ जाते हो और हमारा काम बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे तो इतना भी नहीं बन पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब रमेश का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगा, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी, बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्चा ही बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं। ऐसा कितनी बार हुआ था जब अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे।
अपने अतीत में झांकते रमेश अभी अपने विचारों में खोए हुए ही थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र सतीश जी आते हैं। सतीश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर रमेश बोला, क्या बात है सतीश, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। तभी सतीश ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फ़ोन आया था, आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। सतीश जी की बात सुनकर रमेश कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी तुम्हें वृद्धा आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी सतीश जी बोले, मैं तो इसी में खुश हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन रमेश उनसे नाराज होकर उसकी बात सुने बिना अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या उमा जी के साथ नहीं है, बल्कि वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई न कोई कहानी है, और सभी की जिंदगी में वृद्धा आश्रम में रहने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। इसी वजह कि अपनी मर्जी से कोई वृद्धा आश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं मर जाता तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी अपनी उन कड़वी यादों को भुलाकर अपनी जिंदगी में यहाँ बिताने के लिए मजबूर है। कुछ तो समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू, अपने पोता पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं, बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर जाने की इच्छा भी होती है, लेकिन उस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए जख्म भी हैं। रमेश को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वह कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। तभी उस समय वृद्धा आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई, रमेश जी। रमेश उस समय उठकर बैठ गया और कागज को मोड़कर अपने जेब में रख लिया और उसने आंसू छुपाते हुए बोलिए रमेश जी, आपके बेटे बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी आया है। यह बात सुनकर रमेश हैरान हो गया, साथ में उसके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए और कहने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब वृद्धा आश्रम के ऑफिस में पहुंचा तो उसका 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उसकी ओर दौड़ा और उसकी टांगों से चिपक गया। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक भी मन मारकर वृद्धा आश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उसका दिल कमज़ोर होने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि ये वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे बहू को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी रमेश बोला, देखो मैं वो घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। उस समय उसका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं, मैंने उन्हें भी बुलाया है, आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे, सब और लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी रमेश बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी
के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे लेने आए हो। और सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी क्या अभी चले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम कितने स्वार्थी हो गए हो, ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना कितने महीनों से मैं यहाँ वृद्धा आश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी रहा हूँ या मर गया। इतना तो दूर फ़ोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। तुमने तो इतना तक नहीं पूछा कि मैं घर छोड़कर वृद्धा आश्रम क्यों आ गया। आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब बस यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए रमेश अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत बनाकर रमेश के पास पहुंच गए और पिता गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी हमें माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर रमेश का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर रमेश खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन बेटे बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। गोलू ने कहा तो वह घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही गोलू के जन्मदिन की पार्टी ख़त्म होगी उसके बाद मुझे वृद्धा आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धा आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए झट से तैयार हो जाते हैं। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार, आसपास के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। रमेश के पुराने मित्र आज उनसे बहुत दिनों बाद मिले, परंतु रमेश ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उसके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज़ मैं देने वाला हूँ, उनकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी ख़त्म हुई तो रात बहुत हो चुकी थी। उस समय रमेश घर पर ही रुक गई। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी सुनंदा की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटियों से क्या पेट भरता है, 1 रोटी तो और ले लीजिए, अभी मैं गरम गरम सेक रही हूँ, 1 रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए, आप खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे नहीं सुनंदा, मेरा पेट पूरी तरह भर चुका है। अपनी पत्नी की बातों को याद करते करते रमेश सोचने लगे कि एक सुनंदा थी जो मुझे 1 गिलास पानी भी खुद से नहीं उठाने देती थी, और एक उसके बेटे की बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। घर के काम भी मुझसे करवाती है, सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारा काम मुझसे करवाती है। मुझे वो काम करने में भी कोई हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की बातों को याद करते हुए उसकी आंखें लग गई। जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े हैं। जैसे ही वह बाहर आए तो बहू बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धा आश्रम में छोड़ कर आते हैं। ऐसा कहते हुए बहू के मन में विचार चल रहा था कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन ना बना ले, इसलिए वह जल्द से जल्द उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। रमेश उन्हें देखकर हैरान था और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहाकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वह देखते हैं कि उनके बेटे की बहू के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे, चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज़ दूंगा उसके बाद तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगी। रमेश ऐसा सोचकर गाड़ी में बैठ जाते हैं।
एक पल अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्धा आश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपने मनपसंद का काम करता हूँ और किसी की चिक चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धा आश्रम के सामने गाड़ी रुकी, बेटे बहू ने गाड़ी से उतारा और वापस घर आ जाने लगे। तभी रमेश ने अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई, तुम मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें एक सरप्राइज देना है। वो दोनों उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धा आश्रम के आंगन में पहुंचकर रमेश ने वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से उमा जी को बुलाने को कहते हैं। उमा जी जैसे ही बाहर आई, रमेश के बेटा बहू उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। और उमा की बेटी नीता, जो रमेश के बेटे की बहू थी, नीता ने अपनी माँ को वहाँ देखा तो उसका हैरानी का ठिकाना नहीं था। नीता माँ के गले लग गई। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई? और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का उमा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर नीता बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि आप वृद्धा आश्रम में हो। मैं आपके बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ है, एक बार मेरी माँ बात करवा दो। तभी भाभी ने कहा कि आप तीर्थ यात्रा पर गए हो, इसलिए मेरी आपसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि आप तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई भाभी तुम्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर उमा जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वो वृद्धा आश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके तो बता सकती थी, मैं यहाँ तुरंत पहुँच जाती। और उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की। इतना कहते हुए अपनी माँ से लिपट गई। उमा ने, मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धा आश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए उमा जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर नीता की गर्दन शर्म से झुक गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ, वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। उमा, तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांग। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई नीता अपने ससुर जी के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी रोहन ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलो और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो रमेश और उमा दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बेटे बहू या बेटी के पास रहने की कोई इच्छा नहीं है। हम वृद्धा आश्रम में ही रहकर सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु रमेश और उमा का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर रमेश और उमा अपने अपने कमरे में चले गए। नीता और रोहन दुखी मन से अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था, जो शायद उनकी जेब से निकल कर गिर गया था। जब रोहन ने उस कागज को खोलकर देखा तो
उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है मौत से पहले भी मौत आती है? हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को पढ़कर रोहन के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और इधर नीता अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे से उबर नहीं पाई थी, परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही ही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्धा आश्रम में हैं उन्हीं संतान की वजह से। आपको